ओके। आज हम अपना क्यूबरनेटिस का नेक्स्ट वर्कलोड के बारे में बात करेंगे। हमने अभी तक क्यूबरनेटिस के अलग अलग वर्कलोड के बारे में बात किया, पॉड, रेप्लिका सेट, डिप्लॉयमेंट, स्टेटफुल सेट्स, और आज हम बात करेंगे डीमन सेट्स की। डीमन सेट क्या होता है? डीमन सेट एक एक प्रकार का क्यूबरनेटिस का वर्कलोड है, और इस वर्कलोड को स्पेशली क्यों बनाया गया है उसके बारे में हम देखते हैं। So a daemon set ensure one pod runs on every node। तो daemon set हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जो आपका एक पॉड है वो पॉड हर एक नोड पे चलेगा। यहां पर नोड से मतलब है आपका सर्वर। तो क्यूबरनेटिस के अंदर हमारे पास दो टाइप के सर्वर हो सकते हैं, एक मास्टर और एक वर्कर। तो आप डीमन सेट के थ्रू क्या कर सकते हो, हर सर्वर पर, चाहे वो मास्टर हो या आपका वर्कर नोड हो, जिसमें मैंने यहां पर लिख रखा है कंट्रोल और वर्कर, इन पर अगर आपको कोई एक स्पेसिफिक पॉड चलाना है सभी पर, तो उसके लिए आप डीमन सेट यूज करें। क्योंकि हमें स्टेटफुल सेट, डिप्लॉयमेंट और रेप्लिका सेट में हमारे पास वो फीचर नहीं है कि हमें सारे जितने हमारे क्यूबरनेटिस क्लस्टर के अंदर जितने सर्वर कनेक्टेड है, जितने वर्कर मशीन कनेक्टेड है, अगर उनपे हमें अगर सभी पे चलाना है तो हमें एक स्पेशल टाइप का डीमन सेट लेना पड़ेगा, जो कि ये इंश्योर करेगा कि हर नोड पर हमारा कम से कम कितना पॉड चले, एक पॉड चले, एक ही चलेगा, एक से ज्यादा नहीं चल सकते। ठीक है ना? आपके पास कोई एक सर्वर है, उस एक सर्वर पर एक ही पॉड चलेगा। आपके पास दूसरा वर्कर नोड है, उस पर दूसरा पॉड चलेगा। तो जितने भी आपके पास सर्वर्स हैं, जितने भी आपके पास कितने हैं नोड्स हैं, उन नोड्स पे कम से कम आपके पास एक पॉड चलेगा। अब ऐसा क्या जरूरत पड़ गई कि हमें हर सर्वर पर एक नोड चलाने की जरूरत है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। डीमन सेट का मतलब ये हो गया कि रन दिस पॉड ऑन ऑल नोड्स ऑटोमेटिकली। सो डीमन सेट का हम कब यूज करेंगे? जब हमारे क्यूबरनेटिस क्लस्टर के अंदर हमारे पास जो नोड्स है, उन सभी नोड्स पर मुझे एक एक पॉड, कम से कम एक पॉड चलाना है, तो हमें किस टाइप का वर्कलोड यूज करना पड़ेगा? डीमन सेट वर्कलोड हमें यूज करना पड़ेगा। अ डीमन सेट कैन रन ऑन ऑल ऑफ देम इंक्लूडिंग द सर्वर। ठीक है ना? तो डीमन सेट एक ऐसा वर्कलोड है जो कि एक, कम से कम एक पॉड हर सर्वर पर चलाएगा। वो सर्वर चाहे कंट्रोल प्लेन हो, वो सर्वर चाहे वर्कर नोड है। अगर मैं आपसे क्वेरी करूं कि क्यूबरनेटिस क्लस्टर के अंदर, एक क्लस्टर के अंदर कितने वर्कर नोड आप ऐड कर सकते हो? मैक्सिमम 5000। तो मतलब 5000 अगर आपके पास सर्वर है, तो हर सर्वर पर कम से कम एक पॉड ऑटोमेटिकली अगर आपको प्रोविजन करना पड़े, और वो पॉड कोई सा भी हो सकता है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा उसका यूज केसेस, तो उसके लिए हमें डीमन सेट यूज करना पड़ेगा। तो डीमन सेट हमें क्या प्रोवाइड करता है? कम से कम एक पॉड हमें हर मशीन पे अगर चलाना है तो हमें डीमन सेट लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि ये डीमन सेट का यूज केस क्या है, हमें क्यों जरूरत पड़ेगी डीमन सेट की। तो डीमन सेट की हमें जरूरत पड़ेगी अगर आपको अपना सर्वर मॉनिटर करना है। अगर आपके पास 5000 सर्वर है, आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा सर्वर बंद पड़ा है, कौन सा सर्वर का रैम ज्यादा यूज में आ गया, सीपीयू ज्यादा यूज में आ गया, किसी में नेटवर्किंग का इश्यू है, किसी में किसी सर्वर पे आपकी एप्लीकेशन क्रैश पड़ी हुई है। तो वो बेसिकली सारे मॉनिटरिंग आप कैसे करोगे? तो आपको हर सर्वर पर एक स्पेशल पॉड को प्रोविजन करना पड़ेगा, जिसका काम है उन उन नोड्स को, उन सर्वर को मॉनिटर करने का। तो डीमन सेट के थ्रू आप क्या कर सकते हो? सबसे पहला एग्जांपल क्या हो गया? डीमन सेट आप कहां यूज कर सकते हो? अपने सर्वर को मॉनिटर करने के लिए। आपके पास 5000 सर्वर हैं आपके क्लस्टर में, 5000 में से 1000 बंद पड़े हैं, आपको कैसे पता लगेगा? तो उन सभी को आपको क्या करना पड़ेगा? मॉनिटर करना पड़ेगा। वो मॉनिटर करने के लिए आपके पास कोई एप्लीकेशन होनी चाहिए जो कंटिन्यूअसली उन सर्वर को मॉनिटर करे, सीपीयू को मॉनिटर करे, रैम को मॉनिटर करे, हार्ड डिस्क को मॉनिटर करे। सर्वर अगर बंद भी पड़ गया है तो उसको भी मॉनिटर करे। तो आपके पास वो एप्लीकेशन होनी चाहिए, और वो एप्लीकेशन जो है, वो एप्लीकेशन हम रखेंगे किसी न किसी पॉड के अंदर, और वो पॉड जो हम डिप्लॉय करेंगे, जो कि उस सर्वर को मॉनिटर करने के लिए यूज होगा, वो हमें किसके थ्रू करना पड़ेगा? डीमन सेट के थ्रू करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो यहां पर मेरे पास, मैं WSL के अंदर जाता हूं, WSL-L-V किया, मेरे पास उबंटू है, मैं इस उबंटू के अंदर जाता हूं, और मैं रूट यूजर से मैं लॉगिन कर रहा हूं अभी, और मैं क्लस्टर सेटअप कर देता हूं। ये मेरा क्यूबरनेटिस का K3D क्लस्टर है, ये मेरी रेडीमेड स्क्रिप्ट है। इस रेडीमेड स्क्रिप्ट में हमें बस इतना ध्यान रखना है कि सर्वर कम से कम 2 ले लेना,
और हमारे पास वर्कर नोड कम से कम 2-3 ले लेना, ताकि वो जो पॉड प्रोविजन होगा वो सभी नोड पर होगा, चाहे वो नोड एस हो चाहे वो नोड ए हो। एस मतलब सर्वर, ए मतलब एजेंट, एस मतलब कंट्रोल प्लेन और ए मतलब वर्कर नोड। ठीक है, सो हम मैं फटाफट यहां पर क्या कर रहा हूं, एक क्यूबरनेटिस का क्लस्टर विद द हेल्प ऑफ K3D सेटअप कर रहा हूं आपके लिए। सो मैं MNT में गया, डी ड्राइव में गया, डेवऑप्स में गया, डेवऑप्स फोल्डर में मेरे गया और मैं आज की डेट का फोल्डर बना लेता हूं। MKDIR मे 2nd_2026, ये मे 2nd_2026 विम setup.sh। और ये पूरी स्क्रिप्ट मैंने यहां से कॉपी करी, ये पूरी स्क्रिप्ट मैंने यहां से कॉपी करी, ये पूरी कॉपी करी, पेस्ट करी। इस स्क्रिप्ट में थोड़ा सा चेंजेस कर लेना, क्योंकि आज हमें क्या सीखना है, डीमन सेट सीखना है। तो डीमन सेट के लिए कम से कम आप क्या ले लेना, कम से कम हमारे पास वर्कर नोड 4 हो और सर्वर नोड हमारे पास कितने ले लेना, आप 2 लेना, ताकि वो चीज समझ में आएगी। तो 4 और 2 6 हमारे पास क्या है, सर्वर है, जिसमें से कुछ तो मास्टर है और कुछ वर्कर नोड है। 4 वर्कर नोड है और 2 मास्टर नोड है। तो मैं जो पॉड प्रोविजन करूंगा डीमन सेट के थ्रू, वो मास्टर पे भी जाएगा और सारे 6 के 6 वर्कर नोड पे, सारे 6 के 6 सर्वर्स पर, नोड पर वो प्रोविजन होगा। वो मैं प्रैक्टिकली प्रूव करने के लिए मेरे को ऐसा क्लस्टर चाहिए जिसमें मैं कम से कम 4 वर्कर नोड ले लूं और कम से कम 2 सर्वर नोड ले लूं। तो आप अपनी इस स्क्रिप्ट में यहां जाके चेंजेस कर लेना, क्योंकि आज अपने को क्या सीखना है, आज अपने को डीमन सेट सीखना है। तो डीमन सेट यही बोलता है कि भाई जितने भी आपके नोड्स हैं, तो मेरे टोटल नोड्स कितने हो गए यहाँ पर, 4 और 2 6। तो जितने भी मेरे 6 नोड्स होंगे सभी पे कम से कम एक पॉड चलेगा। ठीक है ना, तो वो प्रैक्टिकल करने के लिए हमें ये बनाना जरूरी है। इसको मैंने सेव किया, अब मैं इसको रन कर लेता हूं। ls-l किया और मैं स्क्रिप्ट में setup.sh किया मैंने, और चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पर्टिकुलर इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है ना, इसको इंस्टॉल होने देते हैं और हम आगे की बात करते हैं। ठीक है, सो तो डीमन सेट की हमें कहां यूज पड़ेगी, डीमन सेट की हमें यूज पड़ेगी हमारे जितने भी सर्वर है उनको मॉनिटर करना। भाई कितनी रैम यूज हुई, कितना सीपीयू यूसेज हुआ, कोई सर्वर बंद तो नहीं पड़ा है, किसी सर्वर पर हैक तो नहीं हो रहा है, अटेम्प्ट ब्रूट फोर्स अटैक तो नहीं हो रहा है, हैकर लोग अटेम्प्ट तो नहीं कर रहे हैं। कुछ भी गड़बड़ की मॉनिटरिंग के लिए हमें उस सर्वर को, उन नोड्स को हमें कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ेगा। हमें एक एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी उन नोड्स पर, और वो एप्लीकेशन जो होगी वो किसी न किसी कंटेनर के अंदर होगी, और वो कंटेनर किसी न किसी पॉड के अंदर होता है। तो ये रिलेशन मैंने आपको हमेशा सिखा रखा है, ये रिलेशन हमेशा ध्यान रखना कि जो भी आपकी एप्लीकेशन होगी वो एप्लीकेशन कहां पर होगी, आपकी कंटेनर के अंदर होगी। कंटेनर आपके कहां होंगे, पॉड पे होंगे, पॉड के अंदर होंगे, और पॉड कहां चल रहा होगा, आपके नोड पर। ठीक है ना, किस नोड पर, वर्कर नोड पर। ठीक है ना, तो ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन आपके यहां पर आपके सर्वर को मॉनिटर करने के लिए, इस एप्लीकेशन को यहां पर हम एजेंट बोलेंगे। ठीक है ना, इसको हम ऐसा एजेंट बोलेंगे जो कि उस वर्कर नोड पर चल रहा होगा बैकग्राउंड में, और वो एजेंट कंटिन्यूअसली बैकग्राउंड सर्विस में चल रहा होगा इस पर्टिकुलर वर्कर नोड पर, और इसकी सारी मैट्रिक्स, ठीक है ना, मैट्रिक्स मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इसकी सारी मैट्रिक्स को वो बेसिकली क्या करेगा, मैट्रिक्स को मेंटेन करेगा। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। सो ये मैंने इसको कंटिन्यूअस किया और आगे बढ़ते हैं। लॉग कलेक्शंस, ठीक है ना, मान लीजिए आपके पास कोई वर्कर नोड है, उस वर्कर नोड के अंदर आपके पास कोई पॉड चल रहा है, कोई एनजिनिक्स का पॉड है, कोई अपाचे का पॉड है, कोई काफका का पॉड है, कोई ना कोई पॉड चल रहा होगा। उस पॉड के अंदर कोई ना कोई एप्लीकेशन चल रही होगी। वो एप्लीकेशन आपकी चल रही है कि बंद है, उसके लॉग्स अगर आपको मॉनिटर करने हैं तो भी आप क्या यूज कर सकते हो, डीमन सेट को यूज कर सकते हो। तो डीमन सेट का काम है आपके कंटेनर के लॉग्स को भी वो कंटिन्यूअसली क्या कर सके, वॉच कर सके, मॉनिटर कर सके। ठीक है ना, तो डीमन सेट हमें वही यूज करना है कि कम से कम एक वर्कर नोड पर एक हमारा
कम से कम एक पॉड चलता रहेगा और उस पॉड के अंदर जो भी एप्लीकेशन होगी उसमें जैसा हमने प्रोग्राम किया होगा, जैसे कि लॉग एग्रीगेशन हमें अगर करना है तो हम उसमें कर सकते हैं, लॉग कलेक्शन कर सकते हैं, और हम डीमन सेट का यूज कर सकते हैं सिक्योरिटी और इंट्रूशन डिटेक्शन के लिए। अगर आपका नोड पर कोई एथिकल हैकिंग कर रहा है, बेसिकली हैक कर रहा है, ब्रूट फोर्स अटैक हो रहा है, तो बेसिकली उसके लिए आप क्या कर सकते हो, डीमन सेट का यूज कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर डायग्राम के थ्रू भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर हम इस सर्वर को बिल्डअप होने देते हैं। तो कोई भी क्यूबरनेटिस के अंदर एवरीथिंग इज क्यूबरनेटिस ऑब्जेक्ट, और उन ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए हमें रिसोर्स ऑब्जेक्ट्स हमें बनाने होते हैं। रिसोर्स ऑब्जेक्ट आप दो तरीके से बना सकते हो, या तो आप कमांड के थ्रू डायरेक्ट रिसोर्स ऑब्जेक्ट बना सकते हो, या यामल के थ्रू बनाओ। अगर मैं यामल के थ्रू, अगर कोई भी रिसोर्स यामल के थ्रू में मैंने अपना इंस्ट्रक्शन लिखा और उस यामल फाइल को अगर मैं अप्लाई करता हूं, तो वो अप्लाई होके वो रिक्वेस्ट कहां जाती है, कंट्रोल प्लेन के एपीआई सर्वर को जाती है, जो कि हमने डिस्कस किया हुआ है। तो मैं आज एक डीमन सेट की क्या बनाऊंगा, यामल बनाऊंगा। हमने हमने रेप्लिका सेट की यामल बनाई, हमने डिप्लॉयमेंट की यामल बनाई, हमने स्टेटफुल सेट की यामल बनाई, हमने स्टार्टिंग में पॉड की यामल बनाई, हमने नेम स्पेस की यामल बनाई। यामल हम हर रिसोर्स का हम यामल बनाते हैं। सो आज हम क्या करेंगे, डीमन सेट की एक यामल फाइल बनाएंगे, और उस यामल फाइल के अंदर हमें जो पॉड प्रोविजन करना है, उस पॉड की एक ऐसी इमेज यूज करेंगे जो कि क्या करेगा, हमारे उस वर्कर नोड को कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करेगा। किस किस चीज के लिए, रैम के लिए, सीपीयू के लिए, हार्ड डिस्क यूसेज के लिए, ये सारा वो मॉनिटरिंग हमारा करेगा। सो यहाँ पर मैंने इसके अंदर डीमन स्क्रिप्ट नाम की एक मैंने अपनी गिटहब की रेपो दे रखी है। इस रेपो को आप ओपन कर लेना, और इसमें सबसे पहले आज का लेक्चर पूरा इस डिप्लॉयमेंट नोड यामल एक्सपोर्टर वाली फाइल पर रहेगा। तो मैं आज क्या करने जा रहा हूं, आज क्या बनाने जा रहा हूं, डीमन सेट। ये डीमन सेट क्या करेगा, मेरे क्लस्टर के अंदर जितने भी नोड हैं, चाहे वो मास्टर हो चाहे वर्कर नोड हो, सब पर कम से कम एक पॉड चलाएगा। वो पॉड के अंदर होगा कंटेनर, है ना। वो कंटेनर किससे बनेगा, वो हमें पता चलेगा इस इमेज सेक्शन से, ठीक है ना। इमेज कॉलन इस सेक्शन से पता चलेगा। सो हमारे पास, आपको रजिस्ट्री पर जाना है, hub.docker.com पर जाना है, और ये वाला इमेज आपको यूज करना है, प्रोमो नोड एक्सपोर्टर, ठीक है ना। प्रोमो नोड एक्सपोर्टर यहां पर आपने लिखा, ठीक है, स्लैश प्रोमो नोड एक्सपोर्टर आपने लिखा और एंटर किया। यहां पर आपको शायद आर लिखना पड़ता है, ये मैंने आर यहां पर लिखा, और ये देखो ये इमेज आ गई। सो प्रोम क्या है, ये प्रोमीथियस का शॉर्ट फॉर्म है। प्रोम नाम से इनका अकाउंट है, ठीक है ना। गिटहब डॉकर हब पर इनका अकाउंट है, ये अकाउंट है, और ये इमेज का नाम है। तो यहाँ पर इस इमेज के हमारे पास क्या अवेलेबल है, मल्टीपल टैग्स अवेलेबल है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मेट हमने यहाँ पर देखना है। अब ये नोड एक्सपोर्टर क्या है, नोड का मतलब हो गया आपका सर्वर, नोड का मतलब सर्वर। तो अभी 4 और 6, 4 और 2, 4 तो एजेंट और 2 कंट्रोल प्लेन, टोटल मेरे पास नोड्स कितने हो गए, 6 नोड्स हो गए। उन 6 ही नोड्स को मुझे क्या करना है, मॉनिटर करना है। मैंने रैम के लिए मॉनिटर करना है, मुझे सीपीयू यूसेज के लिए मॉनिटर करना है। तो उन नोड्स पर मुझे एक ऐसा पॉड प्रोविजन करना पड़ेगा, जिस पॉड के अंदर एक ऐसी एप्लीकेशन हो, एक ऐसा एजेंट हो, जो कॉन्टिन्यूसली उन एक एक वर्कर नोड्स पर उनको मॉनिटर करता चले, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए, एक ऐसा एजेंट चाहिए, एक ऐसी बैकग्राउंड सर्विस चाहिए, एक ऐसा एप्लीकेशन चाहिए जो कि हर वर्कर नोड पर कम से कम एक रहे, और उन सबका काम होगा अपने अपने वर्कर नोड को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना, ठीक है ना। तो सॉफ्टवेयर कहाँ रहेगा, कंटेनर के अंदर। कंटेनर कहाँ रहेगा, पॉड के अंदर। तो डिप्लॉयमेंट सेट, अपना डीमन सेट के थ्रू मैं क्या करूंगा, एक एक पॉड सभी वर्कर नोड पे प्रोविजन करूंगा। मेरे पास टोटल यहाँ पर इस वाले एग्जांपल में मेरे पास 6 नोड्स हैं, तो 6 पर हमारे पास कम से कम एक एक पॉड अवेलेबल होंगे। अब ये जो पॉड के अंदर जो हमारी एप्लीकेशन है, ये नोड एक्सपोर्टर एप्लीकेशन है। ये नोड एक्सपोर्टर एप्लीकेशन क्या है, बेसिकली ये एक बैकग्राउंड एजेंट है,
जो आपके सर्वर को कॉन्टिन्यूसली चुपचाप मॉनिटर करेगा, रैम कितनी यूज हो रही है, सीपीयू कितना यूज हो रहा है, हार्ड डिस्क कितना यूसेज हो रहा है। तो बेसिकली नोड एक्सपोर्टर इज अ बैकग्राउंड सर्विस। और भी मैंने नोड एक्सपोर्टर के बारे में यहाँ पर बता रखा है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये नोड एक्सपोर्टर, भाई ये नोड एक्सपोर्टर है क्या, ठीक है ना। तो नोड एक्सपोर्टर के बारे में देखते हैं। नोड एक्सपोर्टर इज अ लाइट वेट एजेंट। लाइट वेट मतलब बहुत छोटा, एमबी का होगा, 1 MB का होगा, 2 MB का होगा, बहुत छोटा है, ज्यादा स्पेस नहीं लेता है ये एजेंट। ये सॉफ्टवेयर को जब आप अपने नोड पर डालोगे ना पॉड के थ्रू कंटेनर के अंदर, तो वो स्पेस बहुत छोटा लेता है, मगर उसका काम पावरफुल है। क्या काम है उसका? नोड एक्सपोर्टर इज अ लाइट वेट एजेंट यूज्ड इन प्रोमीथियस इकोसिस्टम। अब ये प्रोमीथियस क्या है, आगे चल के मैं आपको मॉनिटरिंग और ऑब्जर्वेबिलिटी जब मैं आपको बताऊंगा तब प्रोमीथियस हमें यूज में आएगा। तो इस नोड एक्सपोर्टर का काम क्या है? आपके सर्वर के सारे मैट्रिक्स कलेक्ट करना। मैट्रिक्स का मतलब है जानकारी है, सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, सर्वर पे कितना लोड पड़ रहा है, कौन सी ऐप, कौन सी रिक्वेस्ट आ रही है, कौन सी रिक्वेस्ट जा रही है, बेसिकली ट्रैफिक के बारे में जानकारी, ये सारे मैट्रिक्स ये छोटा सा एजेंट कॉन्टिन्यूसली कलेक्ट करते रहता है आपके एक एक नोड पर। मेरे पास टोटल 6 नोड हैं, तो 6 पर 6 अलग अलग हमारे पास क्या होंगे, एक एक नोड एक्सपोर्टर होंगे, और एक एक नोड एक्सपोर्टर का काम होगा आपके मशीन पर मैट्रिक्स कलेक्ट करना, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स हमारे पास क्या क्या हो सकती है, मैट्रिक्स हमारे पास अलग अलग मैट्रिक्स हो सकती हैं, तो उन मैट्रिक्स के बारे में भी हम देखेंगे, ठीक है ना। तो हम देखते हैं, मैट्रिक्स यहाँ पर दे रखा है सीपीयू, मेमोरी, डिस्क, नेटवर्क यूसेज। तो ये इन सब की जानकारी बेसिकली मैट्रिक्स कहलाता है, सिस्टम मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। सो बेसिकली मैं एक यामल बनाऊंगा, डिप्लॉयमेंट यामल। उस यामल को मैं जैसे ही अप्लाई करूंगा, मेरे कंट्रोल प्लेन पर जो एपीआई सर्वर है उसको रीड करेगा बेसिकली, और मेरे लिए वो ETCD में जाके स्टोर होगा। उसके बाद वो शेड्यूलर को असाइन करेगा। शेड्यूलर जितने भी वर्कर नोड कनेक्टेड है क्लस्टर के अंदर, सब पर एक एक पॉड कम से कम प्रोविजन कर देगा। चलो अब हम यहाँ पर सेटअप करते हैं। ये आप देखिए मेरा क्लस्टर सेटअप हो गया है, ठीक है। यहाँ पर मैं K3D क्लस्टर मैंने लिस्ट किया, K3D क्लस्टर लिस्ट किया मैंने। मेरे पास 4 तो एजेंट है, तो 4 सर्वर है, 2 सर्वर है। तो सबसे पहले kubectl गेट नोड किया मैंने। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। तो इन 6 पे मैं क्या चाहता हूं, एक एक नोड एक्सपोर्टर चाहता हूं, ताकि ये इन 6 की क्या हो सके, मॉनिटरिंग हो सके। अब हम देखो यार, हम K3D यूज कर रहे हैं, तो हम कोई रियल क्यूबरनेटिस यूज नहीं कर रहे, हमारे पास कोई रियल 6 सर्वर नहीं है, हमारे पास तो सर्वर एक ही है। मगर हम सीखने के दौरान हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यूबरनेटिस सीखना। और हमारे पास इतना बड़ा फंड भी नहीं है कि मैं यार 6 सर्वर खरीद लूं और उनका एक क्यूबरनेटिस क्लस्टर बना के सारी चीजें। तो K3D बहुत एक अच्छा टूल है जिसमें आप सारी चीजें सिम्युलेट कर सकते हो कि यार जब रियल में जब मैं क्यूबरनेटिस पे काम करूंगा, तो ये सब क्या होंगे, अलग अलग रियल सर्वर होंगे, जिसमें आप SSH करके हर सर्वर पर अलग अलग लॉगिन कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना। किसी एक रिमोट क्लाउड सर्वर पर लॉगिन करने के लिए कैसे लॉगिन करते हो आप, SSH करके। तो आपके पास कितने सर्वर होंगे रिमोट पर, लाइव कंडीशन में आपके पास 6 सर्वर होंगे, 6 ही सर्वर की अलग अलग आईपी, और 6 ही में आप क्या कर सकते हो, SSH करके उनके यूजर नेम और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। मगर अभी हम सीख रहे हैं, तो हम हमारे पास रास्ता ही क्या है, सिर्फ K3D क्लस्टर का है, जो कि ये सारा इंटरनल बना रहा है, और हम ऑब्जर्व करके क्यूबरनेटिस सीख पा रहे हैं अच्छी तरीके से। तो अब यहाँ पर देखो, जब आप kubectl get no करते हो, तो आपको कितने कॉलम मिल रहे हैं, नेम, स्टेटस, रोल, एज और वर्जन। अब इसमें एक चीज और आपको पैरामीटर सप्लाई करनी है, डैश डैश शो डैश लेबल्स। ये कमांड लाइन आर्गुमेंट और पास कर देना, जिसमें आपको ये 5 कॉलम्स तो मिल ही रहे, एक छठा कॉलम लेबल्स का और मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो छठा कॉलम आपको नेम, स्टेटस, रोल्स, एज, वर्जन। वर्जन यहां पर भी था, मगर एक चीज एक्स्ट्रा कॉलम और मिल गया मुझे, लेबल्स का, ठीक है ना। तो ये लेबल्स वाला कॉलम हमें अभी काम में आने वाला है। तो इस कमांड में ये भी ध्यान रखना कि आज किस सर्वर के क्या क्या लेबल्स अवेलेबल है, अगर वो देखने के लिए हमें ये पर्टिकुलर कमांड है हमारे पास। चलिए अब हम अपना क्रिएट करते हैं। अब सबसे पहले मैं क्या करने जा रहा हूं,
मैं अपना एक डीमन सेट बनाने जा रहा हूं, तो डीमन सेट के लिए मैंने यहाँ पर आपको स्क्रिप्ट दे रखी है, ये वाली स्क्रिप्ट मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है। इस स्क्रिप्ट में हम यहाँ पर अपना एक बनाएंगे, एक डीमन सेट में बनाने जा रहा हूं, और उस डीमन सेट में इमेज कौन सी यूज करूंगा मैं, नोड एक्सपोर्टर। तो नोड एक्सपोर्टर क्या है, नोड एक्सपोर्टर एक लाइटवेट एजेंट है जो कॉन्टिन्यूसली सर्वर पर इंस्टॉल होगा और सर्वर के मैट्रिक्स को कलेक्ट करेगा, सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, स्टोरेज एंड नेटवर्किंग, ये 4 मैट्रिक्स वो बेसिकली कॉन्टिन्यूसली बैकग्राउंड में मॉनिटर करता रहेगा। आपके पास अगर 5000 सर्वर है तो 5000 सर्वर पर एक एक आपके पास क्या होंगे, नोड एक्सपोर्टर होंगे, और उनका काम क्या होगा, बैकग्राउंड में चुपचाप आराम से आपके सर्वर की हेल्थ को चेक करना कि भैया क्या तबीयत खराब तो नहीं है, या रैम यूसेज तो ज्यादा तो नहीं हो गया, तो ये इसका काम है नोड एक्सपोर्टर का। तो मैं डिप्लॉयमेंट बनाने जा रहा हूं, मैं क्या बनाने जा रहा हूं, मैं एक डीमन सेट बनाने जा रहा हूं। तो डीमन का मतलब क्या होता है, डीमन का मतलब इंग्लिश में भूत, घोस्ट, राक्षस जो दिखाई नहीं देते हैं। तो डीमन से इस चीज को एक याद रखना कि भाई डीमन मतलब बैकग्राउंड सर्विस, जो दिखाई नहीं देता है, बैकग्राउंड में चुपचाप चलते रहता है, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड योर डीमन सर्विस। सो ऐसे चुपचाप चलने वाले एजेंट्स को, सॉफ्टवेयर्स को डीमन प्रोसेस बोलते हैं, डीमन सर्विस बोलते हैं। तो नोड एक्सपोर्टर भी हमारी क्या है, एक प्रकार की डीमन सर्विस है, ठीक है ना, लाइट वेट डीमन सर्विस जो चुपचाप आपके सर्वर को, आपके नोड को मॉनिटर करती रहेगी और सारे मैट्रिक्स, सारा डाटा कलेक्ट करती रहेगी। कौन कौन से 4 डाटा कलेक्ट करेगी, सीपीयू, रैम, स्टोरेज, हार्ड डिस्क एंड नेटवर्क। तो इससे रिलेटेड ये मैट्रिक्स कलेक्ट करेगा। तो चलिए अब हम करते हैं kubectl API डैश रिसोर्सेज। अब यहां पर आपने देखा, अब हम यहां पर देख लेते हैं यार, मेरे को अगर डीमन सेट बनाना है तो सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, एलियास डीएस। उसके बाद किस एपीआई वर्जन में जाएगा, app/v1 में जाएगा, उसको हम नेम स्पेस के अंदर में डाल सकते हैं। दूसरा, वो उसका किस टाइप का काइंड है, किस टाइप का रिसोर्स ऑब्जेक्ट आप बनाने जा रहे हो, डीमन सेट बनाने जा रहे हो, ठीक है ना, डीमन सेट। तो चलो यामल फाइल बना लेते हैं हमारा यहाँ पर, ठीक है ना, विम डीमन सेट डॉट यामल, ये मैंने बना लिया। अब 1 बाय 1 लिख लेते हैं। सबसे पहले एपीआई वर्जन, क्या एपीआई वर्जन देखा था, app/v1। आगे बढ़े, काइंड, किस टाइप का काइंड है, किस टाइप का रिसोर्स ऑब्जेक्ट आप बनाने जा रहे हो कुबरनेटिस में, डीमन सेट। सो डीमन सेट, ठीक है, डीमन सेट एक बार और हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि भाई लिखना क्या है, डीमन सेट्स लिखना है कि डीमन सेट लिखना है, वो आपको पता चल जाएगा। ये देखो डीमन सेट, ठीक है ना, तो जो लिखा हुआ है वो के वही यामल में लिखना पड़ेगा अपने को, ठीक है ना। उसके बाद आ गया आपका मेटा डेटा, उसके बाद क्या आ गया आपका मेटा डेटा वाला फील्ड। मेटा डेटा के बाद क्या आता है, स्पेक वाला फील्ड, स्पेसिफिकेशन। मेटा डेटा में सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट मैंडेटरी, इस रिसोर्स का नाम, इस रिसोर्स का नाम मैंने क्या दे दिया, माय डीमन सेट 1। इससे क्या पता चला आपको, यू कैन क्रिएट मल्टीपल डीमन सेट, माय डीमन सेट 1, माय डीमन सेट 2, माय डीमन सेट 3, यू कैन क्रिएट मल्टीपल डीमन सेट। और ये मैं कन्वेंशन में इस हिसाब से लेता हूं। ये यहां पर देखो डीएस डीएस का मतलब क्या हो गया, डीमन सेट्स। सो मैंने अपनी यामल के अंदर भी उसी हिसाब से मैंने लिख दिया। अब यहां पर देखना, क्या इसको नेम स्पेस के अंदर डाल सकते हैं क्या, यहां पर क्या मैं नेम स्पेस वाला फील्ड लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, ये डिपेंड करता है आपके रिसोर्स के कि उसको आप उसके अंदर डाल सकते हो कि नहीं डाल सकते हो। तो आप देखो ये नेम स्पेस वाला कॉलम है और इसमें डीमन सेट में क्या लिखा हुआ आ रहा है, डीमन सेट में क्या लिखा हुआ आ रहा है, डीमन सेट में लिखा हुआ आ रहा है ट्रू। समझ में आ गया। तो डीमन सेट को आप नेम स्पेस के अंदर डाल सकते हो कि नहीं डाल सकते हो, बिल्कुल डाल सकते हैं। तो मैं अपनी यामल में जाऊंगा, और यहाँ पर नेम स्पेस में मैं ये नेम स्पेस वाला कॉलम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, ये डिपेंड करेगा ट्रू और फॉल्स वैल्यू पर। मेरा ट्रू आ रहा है, इसका मतलब इस रिसोर्स को मैं नेम स्पेस के अंडर ले सकता हूं। तो मैंने prod नाम का नेम स्पेस ऑलरेडी बना रखा है, क्योंकि मैंने setup.sh में वो डिफाइन कर रखा है, ठीक है ना, ऑलरेडी मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। अब स्पेक पे गए, स्पेक पे यहाँ पर आएगा, पुराने उस समय क्या आता था, जब हम डिप्लॉयमेंट बताते थे तो यहाँ पर रेप्लिकाज आता था, और रेप्लिकाज में आप 1 2 3 4 आप देते थे, ठीक है ना। किस किस में रेप्लिकाज वाला कॉलम आता था रेप्लिका सेट्स में, और किस में आता था डिप्लॉयमेंट्स में, और किस में आता था स्टेटफुल सेट्स में।
इन तीनों क्यूबरनेटिस के वर्कलोड पर रेप्लिकास वाला कॉलम आता था, मगर डीमन सेट बना ही इसलिए है कि इसमें बाय डिफॉल्ट ही कितने पॉड बनेंगे आपके, एक ही बनेगा, तो आपको ये रेप्लिकास वाला कॉलम लिखने की जरूरत नहीं है। सो ये रेप्लिकास वाला कॉलम नहीं लिखना है इसके अंदर, क्योंकि डीमन सेट बाय डिफॉल्ट कितने पॉड प्रोविजन करेगा पर नोड, हर एक नोड पर कितने कितने, हर एक नोड पर कितने कितने पॉड प्रोविजन करेगा, 1 पॉड पर नोड, 1 पॉड पर नोड, ये आप ध्यान रखना। तो उसके बाद आता है हमारा सिलेक्टर, ये हमारा सिलेक्टर आ गया। सिलेक्टर के बाद आ गया हमारा टेम्पलेट आ गया। टेम्पलेट में हमारे यहाँ पर क्या आ गया, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें 1 बाय 1 हमें याद करनी चाहिए, ठीक है ना। तो सिलेक्टर, सिलेक्टर के बाद आ गया टेम्पलेट, टेम्पलेट के अंदर फिर हमारे पास फिर से मेटा डेटा और स्पेक। ये टेम्पलेट के अंदर इन दोनों को वापस से लिखना है, मेटा डेटा और स्पेक। तो मैंने ऐसे ही याद कर रखा है, तो आप भी ऐसे इसको याद कर सकते हो, मेटा डेटा और स्पेक। स्पेक के अंदर आएगा कंटेनर्स। अब कंटेनर्स के अंदर सबसे पहला कंटेनर, और उस कंटेनर को आप नाम क्या देना चाहते हो, तो कंटेनर नेम 1, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो नेम आएगा उसका कंटेनर का नाम आएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, इमेज। तो इमेज हमें कौन सी यूज करनी है, ये वाली नोड एक्सपोर्टर वाली। तो इमेज का नाम तो ये है नोड एक्सपोर्टर, मगर उसके साथ साथ में मुझे अकाउंट नेम भी देना पड़ेगा। सो यहाँ पर मैंने नोड एक्सपोर्टर 1 किया, और लास्ट में टैग भी देना पड़ेगा। तो टैग आप यहाँ पर लेटेस्ट भी लिख सकते हो, और या फिर मेरे हिसाब से मैंने जो स्क्रिप्ट में दे रखा है वो भी आप V170 दे सकते हो। तो ये V170 नाम का टैग अवेलेबल है कि नहीं, ये आप सर्च कर सकते हो। तो V17 वाला जो टैग है वो लगभग कितने साल पुराना है, 2 साल पुराना है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना, अगर आपको लेटेस्ट वाला चाहिए तो लेटेस्ट ले लो, ना पुराना चाहिए तो पुराना ले लो। तो ये बेसिकली हुआ। अब इसमें सिलेक्टर्स में हम यहाँ पर गए मैच लेबल्स, ठीक है ना। मेटा डेटा में आएगा लेबल्स, मैच लेबल्स में यहाँ पर मेरी ऐप हो गई, ये कौन सी ऐप हो गई, नोड एक्सपोर्टर नाम से मैं इसको लेबल ले लिया। तो की और वैल्यू दोनों ही मेरी एक आइडेंटिटी बन जाएगी। मेरा की ऐप बन गया और नोड एक्सपोर्टर, ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ पर एक चीज और हमें ध्यान रखनी है कि जो आपका ग्लोबल रिसोर्स बन रहा है, जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट बन रहा है, उसको भी आपको लेबल देना पड़ेगा। कि आगे चल के ग्राफना को जो प्रोमीथियस जो मॉनिटरिंग टूल है बेसिकली, उसको इन बाहर वाले लेबल्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो आपको ये लेबल्स भी देना पड़ेगा। तो जो लेबल्स आपने ये दिए हैं, यहाँ पर दिए हैं, इनको कॉपी कर लेना, और ये लेबल नेम स्पेस के बाद में आपको देने हैं। सो मैंने यहाँ पर इंटर किया, यहाँ पर इंटर किया, पेस्ट किया, ये मेरे लेबल्स आ चुके हैं, और इनको थोड़ा सा ये कर दिया, ठीक है। इतना होने के बाद अब आपको अब बेसिकली इनके पोर्ट्स भी एक्सपोज करने पड़ेंगे। ये जो नोड एक्सपोर्टर है, इसका एक स्पेसिफिक पोर्ट होता है 9100, और इस 9100 पर ये एजेंट की एक छोटी सी एपीआई मिल जाएगी आपको। तो जैसे ही ये छोटा सा एजेंट आप किसी सर्वर पर डालोगे, तो वो एजेंट तो बैकग्राउंड में काम कर रहा है, मगर उस एजेंट आपको एक साथ साथ में एक छोटी सी एपीआई भी दे देगा। उस एपीआई को हिट करते ही वो सारे मैट्रिक्स आपको ब्राउजर पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो वो एपीआई जिस पे चल रही है वो पोर्ट आपका 9100। तो यहां पर मैं गया, ठीक है ना, यहां पर मैं गया, बेसिकली यहां पर हमारा पोर्ट्स है और डैश कंटेनर पोर्ट कॉलन 9100, ठीक है ना, 9100, ठीक है, ये हुआ। और साथ साथ में हमने ये पर्टिकुलर नेटवर्क होस्ट और प्रोसेस आईडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ये इन 2 पैरामीटर से क्या होगा आपका, ये फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लेके आपको समझा देता हूं। ठीक है, ये आपका वर्कर नोड है, ये आपका वर्कर नोड है। इस वर्कर नोड के अंदर चल रहा है आपका पॉड चल रहा है, और पॉड के अंदर आपका चल रहा है आपका कंटेनर चल रहा है, ठीक है। तो अब हमें जो मैट्रिक्स, हम आगे चल के एक सिस्टम यूज करने वाले हैं प्रोमीथियस, ठीक है ना, एक प्रोमीथियस सिस्टम यूज करेंगे। वो प्रोमीथियस सिस्टम आपकी एपीआई को हिट करेगा, वर्कर नोड की एपीआई को हिट करेगा, और वो सारे मैट्रिक्स मिलेंगे।
तो अभी आपका पॉड ये चल रहा है, ये आइसोलेटेड पॉड है यहाँ पर। तो बेसिकली आपको जो रैम सीपीयू यूसेज जो है वो आपको होस्ट मशीन के चाहिए, और आपकी एप्लीकेशन चल रही है पॉड के अंदर। तो पॉड के अंदर रिसोर्सेज अलग है, पॉड के अंदर रैम अलग है, पॉड के अंदर सीपीयू अलग है बेसिकली। तो आपको आपको कौन से मैट्रिक्स मॉनिटर करने हैं? वी नीड टू मॉनिटर द वर्कर नोड्स। तो ये होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के, होस्ट मशीन के नेटवर्क्स को करने के लिए आपको ये दो पैरामीटर यूज करने पड़ेंगे। और इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है कि बेसिकली यहां पर नोड एक्सपोर्टर जो है वो अपने मैट्रिक्स होस्ट सिस्टम के प्रॉस नाम का फोल्डर होता है। होस्ट सिस्टम के अंदर प्रॉस और सिस नाम के दो फोल्डर होते हैं। इन फोल्डर्स के अंदर आपके सारे मैट्रिक्स लाइनेक्स खुद अपने आप लिखता है यहाँ पर। तो नोड एक्सपोर्टर क्या करेगा, इन दो डायरेक्टरी को के डाटा को रीड करेगा और आपकी एपीआई पर दे देगा, 9100 की एपीआई पर दे देगा। तो मैंने ये सारा यहाँ पर किया है। तो ये सारा पैरामीटर्स मैंने यहाँ पर लिखा, अभी ये सारी चीजें मैंने लिखी है और मैं यहाँ पर इसको फटाफट बना लेता हूँ। तो ये वॉल्यूम माउंटिंग और ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये हमें देनी पड़ेगी। और अभी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जाके %d ये सारा पेस्ट किया। ठीक है, सारी चीजें वो के वही है, सारी चीजें वो के वही है। ठीक है, सब कुछ वो के वही है। सिर्फ ये अफिनिटी वाला सेक्शन जो है अभी आपको नहीं हटाना है, अभी आप इसको हटा लेना बेसिकली। तो मैं इस अफिनिटी वाले को मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है, तो अफिनिटी वाला कॉलम मैंने अगर मैं हटाऊंगा तो मेरे जितने भी एजेंट्स, मेरे जितने भी नोड्स हैं, मेरे टोटल नोड्स कितने हैं अभी 6। तो अगर आप ये अफिनिटी वाला कॉलम लेओगे तो इसमें आपने कंडीशन लगा दी कि भाई ऐसे ये पॉड को सिर्फ उन नोड्स पे प्रोविजन करना जिनका कंट्रोल प्लेन नाम का लेबल नहीं है। ठीक है ना, तो अभी मैं चाहता हूं कि सारे ही मेरे पास 6 नोड है टोटल, 6 पर सभी पर क्या चल जाए, नोड एक्सपोर्टर बैकग्राउंड डीमन सर्विस का मेरा एजेंट चल जाए। तो उसके लिए मैंने ये सेक्शन हटा दिया है और मैंने एस्केप कॉलन WQ किया, सेव किया, ls-l किया, kubectl अप्लाई -f और kubectl अप्लाई -f और मैं करूंगा डीमन सेट और डैश मैं कर लूं ड्राई रन इक्वल्स टू क्लाइंट। सबसे पहले मैं इसका वैलिडेशन कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं वैलिडेशन करूंगा सर्वर से, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अप्लाई कर दूं, मैंने अप्लाई कर दिया। अब मैंने क्या बनाया, मैंने डीमन सेट बनाया। तो kubectl गेट डीमन सेट, ठीक है ना, ये देखो डीमन सेट बन गया। अब kubectl डीमन सेट, डीमन सेट्स 3 चीजें, शॉर्ट, सिंगुलर और प्लूरल, तीनों वेरिएशन काम कर रहे हैं। अब डीमन सेट अल्टीमेटली बनाता क्या है, पॉड। रेप्लिका सेट अल्टीमेटली बनाता क्या है, पॉड। डिप्लॉयमेंट अल्टीमेटली बनाता क्या है, पॉड। स्टेटफुल सेट अल्टीमेटली बनाता क्या है, पॉड। डीमन सेट अल्टीमेटली बनाता क्या है, पॉड। सो अगला तुरंत काम अपने को पॉड चेक करना है, kubectl गेट पॉड। ये जैसे ही मैंने पॉड किया तो देखो मेरे नोड एक्सपोर्टर, कितने नोड एक्सपोर्टर के पॉड प्रोविजन हुए, 6। अब देखना, अच्छी बात देखना, kubectl गेट नोड और kubectl गेट पॉड। तो आपको जितने आपके पास नोड्स थे उतने ही आपके क्या बने, पॉड बने। बने कि नहीं बने पॉड, ठीक है ना। तो डीमन सेट का मतलब ही यही है कि अगर कोई एक ऐसी एप्लीकेशन जो आपको सभी नोड्स पर चलवानी हो तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, डीमन सेट यूज करेंगे। तो ये मैंने प्रूफ करके बता दिया कि यार 6 मेरे पास नोड्स थे तो 6 मेरे पास क्या आ गए, पॉड्स आ गए। मतलब हर नोड पे एक एक पॉड चल रहा है। अब यहां पर आप देखना, kubectl गेट पॉड किया और डैश आउटपुट और वाइड, ये आप करते ही आपको ये पता चल जाएगा कि भाई कौन सा पॉड किस एजेंट पे चल रहा है, किस वर्कर नोड पे चल रहा है। तो देखो ये नोड एक्सपोर्टर C6WNN वाला जो है वो किस पे चल रहा है, सर्वर 1 पे चल रहा है। ये अगला वाला पॉड किस पे चल रहा है, एजेंट 0 पर, एजेंट 3, सर्वर 0, एजेंट 2, ठीक है।
तो समझ में आया आपको ये वाला? अब ये चल रहा है। अब कंडीशन ये आ जाए कि नहीं यार सर, आपको है ना मास्टर को मॉनिटर नहीं करना है, सिर्फ वर्कर नोड को मॉनिटर करना है। अभी 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 क्या हुआ, इस डिप्लॉयमेंट सेट से ये अफिनिटी वाला ब्लॉक मैंने हटा दिया, तो मेरी कोई कंडीशन नहीं रही कि इस पॉड को किस नोड पे प्रोविजन करने वाली कंडीशन ही हटा दी मैंने। तो वो किस पे करेगा? सब पे कर देगा। सब में कौन आ गए? दोनों आ गए, सर्वर भी आ गए और वर्कर नोड भी आ गए। तो मेरे पास 2 सर्वर थे और 2 वर्कर नोड थे, टोटल मिला के 6 हो गए। 6 के 6 पे एक एक उसने क्या कर दिया? पॉड प्रोविजन कर दिया। चलो इस रेप्लिका सेट को सॉरी इस डीमन सेट को मैं दोबारा डिलीट कर रहा हूं और ये वाला ब्लॉक ऐड करूंगा और फिर बताऊंगा कि ये किस पे करेगा। तो सारी चीजें वन बाय वन हम करते हैं। सबसे पहले तो मैं kubectl डिलीट -f, और आपको पता ही होगा कि मैं इस तरीके से भी हम डिलीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। kubectl गेट डीमन सेट, एक भी डीमन सेट नहीं है, एक भी पॉड नहीं है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। अब सबसे पहले हम अपना देखेंगे, नोड्स चेक करेंगे। kubectl नोड, ये हमारे नोड हो गए। अब इन नोड्स के एक लेबल होता है, इन सभी नोड्स का एक लेबल होता है। ये लेबल काम में आएगा आपके डीमन सेट में आपको बताने के लिए कि भैया ऐसे नोड को जिस पर ये फलाना लेबल चिपका हुआ है उसी पर प्रोविजन करना। तो उसके लिए आपको यहाँ पर डैश डैश शो लेबल्स आप करना। शो लेबल्स आपने किया तो आप देखना एक लेबल वाला कॉलम भी आ गया। अब देखो पहला कौन है? एजेंट जीरो के लेबल्स देखो, beta.kubernetes.io/ ये पहला लेबल, ये दूसरा लेबल, कॉमा तीसरा लेबल, कॉमा चौथा लेबल, पांचवा लेबल। तो मैं एक ऐसी कंडीशन लगाना चाहता हूं जिसमें आप सर्वर को देखो, ये रहा सर्वर जीरो का एक लेबल है जिसका नाम है node_role.kubernetes.io/control plane = true। ये एक लेबल है और ये लेबल किसको है? किसको अटैच्ड है? कंट्रोल प्लेन को। तो जब मैं अपनी डीमन सेट की यामल लिखूंगा वहां पर मैं कंडीशन लगा दूंगा कि भाई ये जो पॉड तुम प्रोविजन करोगे ये सभी नोड पे करना तो है, मगर ऐसे नोड को छोड़ देना, ऐसे नोड पर प्रोविजन मत करना जिस पर ये वाला कंट्रोल प्लेन = ट्रू वाला लेबल चिपका हुआ है या लेबल लगा हुआ है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे कितने नोड हैं अभी की सिचुएशन में जिस पर नोड रोल क्यूबरनेटिस कंट्रोल प्लेन = ट्रू है? ऐसे हमारे पास अभी कितने नोड्स हैं? 2 नोड हैं और ये दोनों ही कौन है? हमारे सर्वर है। तो अभी हमारे लिए सिचुएशन क्या हो गई कि हमें वो नोड एक्सपोर्टर वाला एजेंट सिर्फ और सिर्फ कहां प्रोविजन करना है? वर्कर नोड पर, कंट्रोल प्लेन पर नहीं। तो मुझे फिर अपनी अफिनिटी वाला सेक्शन ऐड करना पड़ेगा। ये अफिनिटी वाला ट्रेंड्स एंड टॉलरेशन की तरह है, लगभग कुछ वैसा है, जिसमें मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा। अभी ट्रेंड्स एंड टॉलरेशन और अफिनिटी वाला एक डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना? तो अफिनिटी का मतलब हो गया पॉड खुद अपने नोड को चूज करेगा कि उसको किस पे प्रोविजन होना है। तो टेंट्स का मतलब होता है नोड रिजेक्ट करता है, नोड खुद पॉड को बोलता है भैया मेरे ऊपर प्रोविजन मत होना, मेरे सर्वर पर मुझे वर्क मत देना, वर्कलोड मत देना, नोड खुद बोलता है। और यहाँ पर अफिनिटी के अंदर पॉड खुद चूज करता है कि भैया मुझे किधर जाना है। हालांकि ये काम तो शेड्यूलर का होता है वर्क असाइन करने का, मगर यहाँ अफिनिटी वाले ब्लॉक से आपका पॉड खुद चूज करता है कि किस नोड पर आना है, ठीक है ना? तो ये चीज भी हम देखेंगे। सो यहाँ पर ये चीज मैंने समझा दी आपको। अब यहाँ पर मैं डीमन सेट में जा रहा हूँ और मुझे सिर्फ क्या ऐड करना है? अफिनिटी वाला कॉलम ऐड करना है। ये होस्ट आईपी पर यहाँ पर गया और मैंने अपना क्या चूज कर लिया? ये अफिनिटी वाला ब्लॉक ले लिया। इसमें बस कुछ हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, मतलब कंडीशन है। और वो कंडीशन क्या हो गई कि भाई ऐसे रिक्वायर्ड ड्यूरिंग शेड्यूलिंग, इग्नोर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, नोड अफिनिटी। अफिनिटी का मतलब होता है लगाव, एफिनिटी का मतलब होता है लगाव कि ये पॉड किस नोड पर जाएगा, इसको किस नोड के प्रति लगाव है,
तो उसकी एक कंडीशन हम दे रहे हैं यहाँ पर। ये कंडीशन ये हो गई, ये मैच एक्सप्रेशन एक कंडीशन हो गई कि भाई ऐसे नोड को चूज नहीं करना है जिस पर ये वाला कॉलम नहीं हो, डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या हो गया, ऐसे नोड को पकड़ना है जिस पर ये वाला लेबल नहीं हो। तो कंट्रोल प्लेन वाला लेबल किस पर नहीं होगा, वर्कर नोड पे नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये पूरी कंडीशन है। इस कंडीशन को मैंने कॉपी किया यहां से और मैंने यहाँ पेस्ट किया, ठीक है ना। और मैं यहाँ से इसको आपको वैलिडेट करवा देता हूँ, आपके सामने इसको वैलिडेट करवा दिया। ये मैंने क्लाइंट को भी वैलिडेट करवाया, मैंने सर्वर को वैलिडेट करवाया और मैंने फाइनली अप्लाई कर दिया। फाइनली अप्लाई करने के बाद kubectl गेट d1 सेट ds हो गए। ds के बाद pod, pod के बाद नो, po नो। तो देखो कितने हुए इस बार, 4 हुए। कितने पॉड प्रोविजन हुए, 4 हुए, जबकि पहले कितने हुए थे, 6 हुए थे। अब ये 4 किस किस पर हुए हैं, तो आप गेट पॉड करोगे और डैश 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 आउटपुट प्रोवाइड, तो आपको पता चल जाएगा सारे के सारे उसने कौन से पकड़े, सिर्फ एजेंट पकड़े उसने। समझ में आया। तो ये इस तरीके से हमने क्या किया है, एक डीमन सर्विस, एक नोड एक्सपोर्टर डीमन सर्विस जिसका काम है हमारे नोड को मॉनिटर करना, उनके मैट्रिक्स को कलेक्ट करना, वो हमने प्रोविजन करके बता दिया। अब फाइनल काम है ब्राउजर पर टेस्टिंग हो जाए कि ब्राउजर पे मैं एपीआई हिट करूं, उस नोड एजेंट जब आप उसको चला रहे हो तो वो आपको एक एपीआई भी दे रहा है, मगर उस एपीआई को हमें क्यूबरनेटिस में एक्सपोज करना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्यूबरनेटिस का क्लस्टर क्या है, आइसोलेटेड होता है, पूरा पैक होता है। बाहर का ब्राउजर का कोई भी हिट क्लस्टर तक नहीं पहुंच सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पोर्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा। सो पोर्ट फॉरवर्ड हम कर लेते हैं। सो kubectl गेट पॉड किया मैंने, ये मेरा पॉड है, मेरे पास 4 पॉड चल रहे हैं। अब आपको कौन, ये पॉड किया डैश आउटपुट वाइड। अब मान लो मुझे किसको मॉनिटर करना है, मुझे एजेंट 0 के सर्वर को मॉनिटर करना है, इसकी एपीआई मुझे एक्सपोज करनी पड़ेगी। तो यहां से मैं kubectl पोर्ट डैश फॉरवर्ड, पोर्ट फॉरवर्ड, और किसका पोर्ट फॉरवर्ड करना है, उस रिसोर्स का नाम क्या है, वो एक पॉड है, वो एक पॉड है स्लैश कौन सा पॉड है, वो ये पहला वाला पॉड है। उसके बाद आपको उसका कौन सा पोर्ट एक्सपोज करना है, यहां पर आप ध्यान रखना HP:CP, HP मतलब होस्ट पोर्ट और कंटेनर पोर्ट की पोर्ट HP:PP पोर्ट का पोर्ट, ठीक है ना। तो आपने जो यामल बना रखी है उस यामल के अंदर कैट इसको, ये आपका क्या दे रखा है, उस पोर्ट के अंदर बेसिकली पोर्ट क्या है 5100 है। तो ये यहां पर मैं इसको मैं अप्लाई करूंगा kubectl पोर्ट डैश फॉरवर्ड, पोर्ट को करना है और किसको करना है, नोड एक्सपोर्टर, ये वाले को मैं एक्सपोज करूंगा। और इसका कौन सा पोर्ट मुझे एक्सपोज करना है, HP होस्ट पोर्ट तो मैं 9100:9100, ठीक है ना। तो अब ये ध्यान रखना, ये कंटेनर पोर्ट जो 9100 ये कौन सा है, कोलन के राइट हैंड साइड वाला है, और ये लेफ्ट हैंड साइड वाला आप चेंज कर सकते हो। अगर यहां पर आपने 9110 की जगह 810 कर दिया तो ब्राउजर में आपको लोकल होस्ट कॉलन कितना लिखना पड़ेगा, 8100 लिखना, क्योंकि ये HP है, ये होस्ट पोर्ट है। कंटेनर पोर्ट आपको चेंज नहीं करना है, क्योंकि यामल में आपने 9100 लिख रखा है। यहां पर अगर 9100 है तो फिर यहां पर भी 9100 लिखना पड़ेगा। मगर क्या चीज चेंज कर सकते हो आप, होस्ट का पोर्ट चेंज कर सकते हो। तो मैंने अपना होस्ट का पोर्ट चेंज कर लिया और मैंने एंटर किया, देखो मेरा पोर्ट फॉरवर्ड हो गया। अब मैं पोर्ट फॉरवर्ड होते ही जैसे ही मैं 8100 पे हिट करूंगा तो नोड एक्सपोर्टर का मेरा पेज आ गया। इसकी मैट्रिक्स मैं बता देता हूं, इसकी मैट्रिक्स अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। इसकी मैट्रिक्स मैं आपको बता देता हूं, नोड एक्सपोर्टर एंड पॉइंट, ठीक है, लोकल होस्ट कॉलन, जो भी आपने पोर्ट किया था, मैंने 8100 कर दिया, उधर जाके आप 9100
:9100 कर सकते हो, स्लैश मैट्रिक्स, ठीक है ना। दिस इज द कोर एंड पॉइंट। प्रोमीथियस स्क्रैप दिस, रिटर्न्स ऑल द सिस्टम मैट्रिक्स सीपीयू एंड ये। तो यहां पर जाके मुझे लास्ट में क्या लिखना है, स्लैश मैट्रिक्स, सॉरी मैट्रिक्स की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, मैट्रिक्स METRICS, मैट्रिक्स। तो जैसे इंटर करूंगा ये वो मैट्रिक्स आ गया। सो मैट्रिक्स का मतलब ये हो गया नंबर। तो जितना भी आपका डेटा कलेक्ट हो रहा है वो नंबर्स में कलेक्ट हो रहा है। सीपीयू कितना यूसेज हुआ, 100% यूसेज हुआ तो उसको एक नंबर मिल जाएगा। जैसे 100 यूज हुआ तो उसको मैट्रिक्स नंबर 1 दे दिया। अगर आपने उसको 50% यूज किया, अगर आपका सीपीयू 50% यूसेज में आ रहा है तो उसको एक नंबर दे देंगे 0.5। अगर आपका सीपीयू 10% यूज हो रहा है तो उसको नंबर दे देंगे 0.1। तो ये नंबर्स हर रिसोर्स को एक नंबर असाइन कर देंगे, जिस उस टेक्निकल न्यूमेरिक नंबर को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। सो ये आपका मैट्रिक्स हो रहा है बेसिकली। तो ये हमारा मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो ये वो एंड पॉइंट है जहां पर ये इसकी मेन एंड पॉइंट है। अब आगे चल के हम मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्वेबिलिटी हम देखेंगे, ऑब्जर्वेबिलिटी जिसके अंदर हम प्रोमीथियस और ग्राफना यूज करेंगे। तो ये प्रोमीथियस जो एप्लीकेशन है ये आपके इस नोड एक्सपोर्टर की एपीआई को कॉल करेगा। ये जो प्रोमीथियस सॉफ्टवेयर है ना, जो आज मैं अगले लेक्चर में पढ़ाने जाऊंगा मैं आपको, तो ये प्रोमीथियस जो एप्लीकेशन है ये इस नोड एक्सपोर्टर की इस एपीआई को बार बार हिट करेगा और डाटा उठा के लाएगा। इसके डाटा कंटिन्यूसली उठा के लाएगा एक सेंट्रलाइज जगह पर, क्योंकि सर्वर तो आपके पास है 5000, 5000 के सर्वर की इन एपीआई को वो हिट करेगा प्रोमीथियस, और सबका डाटा अपने पास लाएगा और उसको एक अच्छे से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ग्राफना में शो कर देगा, उसको विजुलाइज करने के लिए, ठीक है ना। तो मैं प्रोमीथियस को डिटेल में आपको बताऊंगा। बेसिकली प्रोमीथियस क्या करता है, प्रोमीथियस आपके नोड एक्सपोर्टर की एपीआई को कंटिन्यूसली कॉल करके ये सारा डाटा स्क्रैप कर लेता है, सारा डेटा पुल कर लेता है और अपने डाटाबेस में स्टोर कर लेता है। प्रोमीथियस का अपना खुद का डाटाबेस होता है जिसे हम टाइम सीरीज डाटाबेस बोलते हैं। अब मैं अच्छा डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, पर मोटा मोटा तौर पे मैं आपको बता दूं कि प्रोमीथियस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि नोड एक्सपोर्टर की एजेंट्स की एपीआई को कॉल करता है, डाटा स्क्रैप करता है और अपने अंदर मौजूद टाइम सीरीज डेटाबेस के अंदर स्टोर कर देता है। और ग्राफना उस डेटा को रीड करके आपको एक डैशबोर्ड्स बना के प्रॉपर यूआई फॉर्मेट में आपको बता देगा। सो ये है, ठीक है। तो ये मैंने आपको अपलोड कर दिया है, इसको आप फॉलो करना डीमन सेट को। तो डीमन सेट बेसिकली एक ऐसा क्यूबरनेटिस वर्कलोड है जो कि हर नोड पर कम से कम एक पॉड चलाता है। अब इसके यूज केसेस क्या होगा, यूज केसेस हो गया नोड मॉनिटरिंग। तो अगर आपको अपने नोड को मॉनिटर करना है, क्योंकि आप एक क्यूबरनेटिस क्लस्टर बना रहे हो, आपके पास मैक्सिमम 5000 सर्वर हो सकते हैं, भाई 5000 सर्वर को कंटिन्यूसली हमें मॉनिटर करना पड़ेगा। मॉनिटर करने के लिए उन सर्वर पर हमें एक एजेंट छोड़ना पड़ेगा, हर सर्वर पर एक एजेंट छोड़ना पड़ेगा। उस एजेंट को हम नोड एक्सपोर्टर बोलते हैं, जो कि बैकग्राउंड सर्विस पे चलेगा। वो कंटिन्यूसली हमारे इन डायरेक्टरीज को रीड करके, प्रॉस और सिस वाली इन दो डायरेक्टरीज को रीड करके अपने सीपीयू मैट्रिक्स करके वो अपनी एक एपीआई के एंड पॉइंट्स में उनके डाटा को न्यूमेरिक फॉर्मेट में, नंबर्स के फॉर्मेट में शो कर देता है। ये 86.51 ये सारे क्या है, हमारे अलग अलग मैट्रिक्स हैं, ठीक है।